तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड एजियोट्रॉप। लास्ट क्लास में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोगों ने थोड़ा सा समझा। अगर दो लिक्विड है और उसका सॉल्यूशन है और दोनों लिक्विड जो कंपोनेंट्स है उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत कम है और दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स को सॉल्यूशन से सेपरेट करना है, तो जिस मेथड से हम सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए यानी कि दो लिक्विड कंपोनेंट्स को उसके सॉल्यूशन से अलग करने के लिए इस मेथड से एक क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया है भाई? तो लास्ट क्लास में भी सीखा था और मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो सब ध्यान से, हमारे पास दो लिक्विड है ए और बी। दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बना दिया गया। दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का वेपर भी बनेगा, ए का भी और बी का भी। ये वेपर बना तो नीचे वाला को लिक्विड फेज कहते हैं, ऊपर वाला को वेपर फेज कहते हैं। लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x से हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, और इसको XB कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज। सिमिलरली जो वेपर है उसमें जो A है उसका मोल फ्रैक्शन को या B का मोल फ्रैक्शन को Y से रिप्रेजेंट करते हैं। YA का मतलब मोल फ्रैक्शन A का वेपर फेज में है और YB का मतलब मोल फ्रैक्शन B का वेपर फेज में है, यानी Y जो है वेपर कंपोजिशन है और X जो है वो लिक्विड कंपोजिशन है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि लिक्विड कंपोजिशन और वेपर कंपोजिशन सेम नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स ए का जो वैल्यू है वो वाई ए के बराबर वाई ए के बराबर नहीं होना चाहिए और एक्स बी का जो वैल्यू है वो वाई बी के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो किसी भी कंपोनेंट ए का ये लिक्विड कंपोजिशन है, वेपर कंपोजिशन है, दोनों सेम ही नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सिमिलरली एक्स बी का जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू है वो वाई बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तभी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, है ना। बाय एफडी मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारे पास दो तरह का सॉल्यूशन है, एक आइडियल सॉल्यूशन है, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है कि नहीं? तो ये तो आप लोग लास्ट क्लास में भी नोट कर लिए थे। चलो अब केस लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का केस सबसे पहले ले रहे हैं। तो इन दिस के साथ में नोट भी करते जाओगे। लिक्विड एंड वेपर composition is different, hence an ideal solution
can be separated by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एफडी का मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कहता यह है कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब उसका वेपर बनता है तो जो वेपर में कंपोजिशन है और लिक्विड में जो कंपोजिशन है दोनों डिफरेंट होता है। कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन ए का लिक्विड फेज में और वेपर फेज में डिफरेंट होगा, उसी तरह से मोल फ्रैक्शन बी का भी लिक्विड फेज और वेपर फेज में डिफरेंट होगा। तो यही क्राइटेरिया होना चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन के लिए। तो इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक आइडियल सॉल्यूशन को उसके लिक्विड कंपोनेंट्स में हम सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से। इसको नोट कर लो। हो गया था। हाँ, अब जरा देखो, एक्सपेरिमेंटली आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ खींचा गया। तो यहाँ पर एक हम लोग ग्राफ खींचते हैं, उसको स्टडी करते हैं। और वाई एक्सिस पर लिया गया टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन, या तो लिक्विड फेज में या तो वेपर फेज में। तो देखो, अगर हम लिक्विड फेज की बात करें तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक्स से का वैल्यू 0 है, जो कि बढ़ते 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 यहाँ पर एक्स से का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पर एक्स से 0 है तो एक्स भी जो है वो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। और इस एक्सट्रीम राइट केस में मोल फ्रैक्शन जो बी का होगा वो 0 होगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। मतलब क्या? यहाँ पर इस पॉइंट पर प्योर ए है और इस पॉइंट पर प्योर बी है। अगर इसी ग्राफ में हम मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का भी प्लॉट करना चाहें तो वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर तो ए है ही नहीं तो उसका वेपर भी नहीं होगा, तो वेपर फेज में ही मोल फ्रैक्शन उसका 0 होगा। पूरा का पूरा बी ही है, प्योर बी है यहाँ पर। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बी का 1 के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए का अगर हम बात करें तो यहाँ प्योर ए है। तो प्योर ए है तो वेपर में भी प्योर ए ही जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ए का वेपर फेज में 1 होगा। और बी यहाँ पर है ही नहीं, तो बी है ही नहीं तो उसका वेपर ही नहीं बनेगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0 होगा। मतलब इस एक्सट्रीम लेफ्ट में हम कह सकते हैं कि ये जो है वो प्योर बी है, क्योंकि बी का मोल फ्रैक्शन 1 है। बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, ए तो है ही नहीं। तो इस साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में प्योर बी है। इसी तरह से एक्सट्रीम राइट में प्योर ए है ना, सिर्फ यही है। मोल फ्रैक्शन 1 है, मोल फ्रैक्शन 1 है, बी तो है ही नहीं, तो प्योर ए है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ खींचा गया डिफरेंट कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग एज ए फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, यानी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और एज ए फंक्शन ऑफ वाई। तो दो ग्राफ आएगा, है कि नहीं? तो दोनों ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से था, उसको पहचानने का तरीका भी है। एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट कंपोजिशन के लिए ग्राफ खींचा गया। तो ये ग्राफ जो था ना,
कुछ इस तरह से था, कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहीं पे ब्रेक नहीं है। इस तरह से ये ग्राफ आया। अब कौन सा ग्राफ किस कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग है वो हम सोच सकते हैं, मुश्किल नहीं, इसमें रटने वाली बात नहीं है। देखो, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो हाई टेम्परेचर पर वेपर एग्जिस्ट करेगा, यानी ऊपर वाला जो ग्राफ है वो वेपरस कर्व कहलाता है, वेपर कंपोजिशन बताता है ऊपर वाला। और लो टेम्परेचर पर लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। ऐसे भी कॉमन सेंस है कि अगर टेम्परेचर कम है तो लिक्विड होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो वेपर होगा। यानी ऊपर वाला जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो वेपर में कंपोजिशन बताता है, इसलिए ऊपर वाला कर्व को वेपोरस कर्व कहते हैं। वेपोरस कर्व। और नीचे वाला कर्व लिक्विड में कंपोजिशन बताएगा, इसलिए नीचे वाला कर्व को लिक्विडस कर्व कहते हैं। यानी अभी हम लोगों ने दो चीज सीखा। ये जो वेपोरस कर्व है, लिखते भी जाते हैं, वेपोरस कर्व gives composition in vapor। और नीचे वाला जो कर्व है, लोअर टेम्परेचर पर जो कर्व रहेगा उसको बोलते हैं लिक्विडस कर्व। लिक्विडस कर्व gives composition in liquid phase। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सारे जो पॉइंट्स है सब बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का जहां पर कि वेपर प्रेशर उस लिक्विड का बाहर का प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। एक्सटर्नल जो प्रेशर है यदि एटमॉस्फेयर में हो रहा है कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, मतलब कांस्टेंट है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट लिख रहे हैं। 1 एटमॉस्फेयर तब लिखेंगे जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर तो प्योर बी है, तो प्योर बी के करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग जो पॉइंट होगा वो प्योर बी का होगा, तो इसको हमने टीबी नॉट कह दिया। टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी। सिमिलरली यहाँ प्योर ए है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर ए का होगा। बाकी कहीं पर भी, जैसे इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पॉइंट की बात करें, यहाँ पॉइंट की बात करें, सब बॉइलिंग पॉइंट है। जो यहाँ पर कंपोजिशन रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग, तो ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें इधर से बॉइलिंग पॉइंट इस कंपोजिशन के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्योर भी है, यहाँ प्योर ए है, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ बॉइलिंग पॉइंट प्योर ए का है और ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर बी का है। मतलब यहाँ ये भी लिख दे रहे हैं टीबी नॉट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी। Similarly, TA naught is boiling point of pure A। अब जरा देखो, ये जो है वेपोरस कर्व है, तो इस वेपोरस कर्व के ऊपर में कहीं पर भी पॉइंट यदि हम यहाँ पर लेते हैं या यहाँ लेते हैं या यहाँ लेते हैं या यहाँ लेते हैं, पूरा का पूरा वेपर मिलेगा। मतलब अगर ये पॉइंट लेते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन है कुछ भी होगा ए और बी का, तो दोनों का है, लिक्विड ए का और बी का पूरा वेपर ही मिलेगा, वेपर फेज में ही होगा। यानी वेपोरस कर्व के ऊपर में
दोनों ही लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ वेपर फेज ही प्रेजेंट है, उसी तरह से लिक्विडस कर्व के नीचे में, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कुछ टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर होगा, तो इस पॉइंट से टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम करेंगे ना, तो पूरा का पूरा लिक्विड मिलेगा। यानी लिक्विडस कर्व के नीचे में पूरा का पूरा सिर्फ लिक्विड फेज ही प्रेजेंट है। ये सब पॉइंट याद रखना है। क्या भाई? एभव वेपरस कर्व, ऊपर वाला वेपरस कहते हैं। ध्यान से सब सुनोगे, अभी मैं पूछूंगा। एभव वेपरस कर्व ओनली वेपर फेज इज प्रेजेंट। सिर्फ वेपर है, किसका? ए का भी और बी का भी। सिमिलरली बिलो लिक्विडस कर्व ओनली लिक्विड फेज इज प्रेजेंट। पहले इस दो पॉइंट को ही हम लोग बढ़िया सीखते हैं। देखो, ऊपर वाला वेपोरस कर्व है, वेपर में मोल फ्रैक्शन बताता है, यानी YA का वैल्यू बताएगा, YB का वैल्यू बताएगा। नीचे वाला लिक्विडस कर्व है, यानी लिक्विड में मोल फ्रैक्शन बताता है, लिक्विड फेज में, यानी XA और XB का वैल्यू बताएगा। वेपोरस कर्व के ऊपर में सिर्फ वेपर है, A और B का, दोनों का, और लिक्विडस कर्व के नीचे में, जैसे इस पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो पूरा का पूरा लिक्विड है। तो बात उठ गई कि वेपोरस कर्व और लिक्विडस कर्व पर यदि कोई पॉइंट है और कर्व के बीच में यदि पॉइंट है, तो वहां पर कौन सा फेज होगा? देखो, वेपोरस कर्व और लिक्विडस कर्व और कर्व के बीच में, यानी कर्व पर भी और कर्व के बीच में भी दोनों ही फेज होगा, और दोनों ही फेज एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी वेपोरस कर्व पर भी लिक्विड और वेपर फेज होगा, लिक्विडस कर्व पर भी होगा, और दोनों कर्व के बीच में भी, जैसे यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, या कर्व पर बात करो, दोनों ही फेज होंगे और दोनों फेज इक्विलिब्रियम में होंगे, जो कि हम अगले पेज पर लिखते हैं। क्या सीखा यहाँ तक भाई? लिक्विडस कर्व के नीचे में सिर्फ लिक्विड, वेपोरस कर्व के ऊपर में सिर्फ वेपर, और कर्व के बीच में और कर्व पर, जो कि इस पॉइंट पर हम लिख रहे हैं, ऑन बोथ कर्व एंड बिटवीन द कर्व बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट का मतलब एक ही साथ एग्जिस्ट करता है इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम क्या कह रहे हैं? देखो, जो हमने लिखा यहां समझते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट, से दिस पॉइंट इज C, तो यहां पर लिक्विड फेज भी होगा, वेपर फेज भी होगा, और दोनों ही फेज इक्विलिब्रियम में होंगे, चाहे ये वाला पॉइंट कहीं पर भी बीच में हो या कर्व पर हो। पहले इतना समझते हैं। बताओ, हम यहाँ पर पॉइंट डॉट ऐसे किए, बताओ यहाँ पर कौन सा फेज है? वेपर फेज है कि लिक्विड फेज है कि दोनों है? क्या है? वेरी गुड। ये नीचे लिक्विडस कर्व के नीचे में एक पॉइंट बताए, यहाँ पर क्या है? लिक्विड पूरा का पूरा लिक्विड फेज। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, इस वेपरस कर्व के लाइन पर कोई पॉइंट ऐसे रखे, यहाँ पर क्या है? लिक्विड है कि वेपर है कि दोनों है? दोनों है सर। लिक्विडस कर्व के किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे पॉइंट रखे, दोनों है कि कोई एक है? दोनों है।
और दोनों कर्व के बीच में यहाँ पर रखे, दोनों है कि कोई एक है? दोनों दोनों है। चलो, अब यहाँ पर इतना चीज समझ लिया। एक चीज और कभी कभी यही पूछता है, बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट किसका बड़ा है इस ग्राफ के अनुसार, बी का कि ए का? एक का सर ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बिल्कुल सही। तो बताओ कि मोर वोलेटाइल कौन है, सोच के बताओगे, वेपर प्रेशर के हिसाब से नहीं, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। मोर वोलेटाइल कौन है, मतलब जिसका वेपर आसानी से बने? बी होगा बी होगा। क्यों होगा, सोच के बोलो। कम टेम्परेचर पे वेपर बन जा रहा क्योंकि हाँ, कमी टेम्परेचर पर वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यदि यही वेपर प्रेशर दिया हुआ रहता पीए नॉट और पीबी नॉट, तो वहां पर हाइयर वाला देखते थे कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो मोर वोलेटाइल है। लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर जिसका कम होगा ना, इसका मतलब कमी टेम्परेचर पर वो बॉयल हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो मोर वोलेटाइल होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया समझ रहा है। तो इसको भी अभी हम लिखते हैं अगले पेज पर, कभी कभी पूछता है। क्योंकि ग्राफ के अनुसार ये जो टीबी नॉट है वो छोटा है टीए नॉट से, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका अर्थ ये हुआ कि लिक्विड बी इज मोर वोलेटाइल। अब बात उठती है कि कोई एक पॉइंट जैसे हमने ले लिया, तो किसी एक पॉइंट पर से ये कोई पॉइंट जैसे हमने यहां पर ले लिया है कि नहीं, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोई पूछे कि कंपोजिशन वेपर में कितना होगा और लिक्विड में कितना होगा, तो उसको निकालने का तरीका है कि नहीं। क्या करते हैं कि कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, इस पॉइंट, मान लो कि ये जो पॉइंट है वो सी है, तो सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वेपरस कर्व को भी कट करेगा और लिक्विडस कर्व को भी कट करेगा। जहां पर वेपरस कर्व को कट करेगा, देखो ये कट किया ना, जहां पर वेपरस कर्व को कट किया वहां पर वेपर में कंपोजिशन मिलेगा। अगर ए के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पर YA का वैल्यू मिल जाएगा, अगर YA मिल गया तो YB भी मिल जाएगा बच्चे, क्योंकि दोनों का समेशन 1 के बराबर होगा। और ये जो कट किया, लिक्विडस कर्व को कट किया, तो जहां पर लिक्विडस कर्व को वो हॉरिजॉन्टल लाइन कट करता है, वहां से कंपोजिशन मिलता है लिक्विड फेज में। अगर ए के हिसाब से देख रहे हो तो एक से मिल जाएगा, अगर एक से मिल गया तो एक्स भी मिल जाएगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको टाई लाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सी पॉइंट है ना, जो सी पॉइंट हम ले रहे हैं, ये पॉइंट चाहे यहाँ रहता या यहाँ रहता या यहाँ रहता या यहाँ रहता या यहाँ वेपरस कर्व के इस पॉइंट पे रहता, लिक्विडस कर्व के इस पॉइंट पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के किसी भी पॉइंट पर रहता, तो भी लिक्विड में और वेपर में कंपोजिशन सेम होता। इसी वजह से इस लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे ना, इसको टाई लाइन कहते हैं। टाई लाइन, टाई क्योंकि बराबर है, कहीं पर भी पॉइंट रहेगा तो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होगा, है कि नहीं। तो अगर मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है तो क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन लिक्विडस कर्व को कट करेगा, वेपोरस कर्व को कट करेगा। जहां पर वेपोरस कर्व को कट करेगा वेपर में कंपोजिशन मिलेगा, जहां पर लिक्विडस कर्व को कट करेगा तो लिक्विड में कंपोजिशन मिलेगा। तो पहले इस लाइन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका कि नाम हमने दिया टाई लाइन, इसको टाई लाइन कहते हैं। टाई का मतलब बराबर, गिव्स
कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर लिक्विडस कर्व को कट किया तो लिक्विड में कंपोजिशन मिलेगा। सर ये एक्स ए क्यों लिखे, एक्स बी क्यों नहीं लिखे? यहाँ पर तो दोनों मिल जाएगा ना। अगर एक्स ए का वैल्यू मान लो 0.9 है तो एक्स बी का वैल्यू कितना होगा? 0.1 हो जाएगा। तो ये अगर एक्स ए मिल रहा है तो एक्स बी भी ऑटोमेटिकली मिल रहा है, अगर वाई ए मिल रहा है तो वाई बी भी ऑटोमेटिकली मिल रहा है। अब जरा देख, तो टाई लाइन भी हम लोगों ने सीखा। अब हम कुछ पॉइंट ले रहे हैं इसी सी के एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये देखो, एक हमने परपेंडिकुलर सी जो पॉइंट था उसको कट करते हुए एक लाइन ऐसे खींच दिया, ऐसे। अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ कि ये जो लिक्विडस कर्व है इसके जस्ट नीचे अगर जाए यहाँ या यहाँ तो कौन सा फेज मिलेगा? लिक्विड फेज मिलेगा कि वेपर फेज मिलेगा? मान लो ये पॉइंट है, इसको ये कह दिया पेज होगा सर। कौन सा पॉइंट? लिक्विड है ना। अब दोनों का लिक्विड था, ए का भी लिक्विड था, बी का भी लिक्विड था, और दोनों में से थोड़ा सा भी वेपर नहीं बना था ए पॉइंट पर। अब क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे ना, जिसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ गए, थोड़ा और ऊपर गए, टेम्परेचर बढ़ाया, अभी भी लिक्विड है, अभी भी लिक्विड है, अभी भी लिक्विड है, अभी भी लिक्विड है। और जैसे ही ये वाला पॉइंट बी, इसको कह रहे हैं ये, जो कि लिक्विडस कर्व पर पॉइंट है, बी पॉइंट पर हम लोग पहुंचे, ए से धीरे धीरे बढ़ते हुए बी पॉइंट पर पहुंचे, तो ये बताओ कि बी पॉइंट पर लिक्विड है कि वेपर है कि दोनों है? दोनों है सर। दोनों है, लेकिन बी के जस्ट नीचे में पूरा का पूरा लिक्विड था। मतलब थोड़ा सा भी और टेम्परेचर हमने बढ़ाया और बी पर पहुंचे कि थोड़ा सा वेपर बनेगा, है कि नहीं? यहाँ पर इस बी पॉइंट पर दोनों ही है, लिक्विड फेज भी है, वेपर फेज भी है, लेकिन फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में हुआ। फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में हुआ है, यानी मैक्सिमम पार्ट अभी भी लिक्विड है और पहला ही ड्रॉपलेट का कन्वर्जन वेपर में हुआ है। तो कोई एक लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है ना, तो उसको कहते हैं बबल पॉइंट। बी फॉर बबल। बबल का मतलब क्या? बुलबुला बन गया, गैस बन गया, बुलबुला बना। एक ही बुलबुला, मैक्सिमम पानी ही था, मैक्सिमम लिक्विड ही था। पानी का मतलब हम लिक्विड से ले रहे हैं, मैक्सिमम लिक्विड था और एक ड्रॉपलेट का कन्वर्जन वेपर में हुआ, तो उसको बोलते हैं बबल पॉइंट। तो बी पॉइंट जो है बबल पॉइंट। चलो इसको हम लिखते हैं, देखो सब ध्यान से। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर फर्स्ट ड्रॉपलेट, पहला बूंद ऑफ लिक्विड is converted into vapor। वेपर का मतलब क्या? गैस, यानी बबल बना, बुलबुला बना, इसीलिए इसका नाम है, इट इज कॉल्ड, हमने बी लिखा, बी का मतलब बबल पॉइंट। बबल पॉइंट है ना, इसको बबल पॉइंट कहते हैं, जहां पर कि पहला जो लिक्विड का कण था उसका कन्वर्जन वेपर में हुआ। अब देखो क्या करते हैं कि थोड़ा और ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो वेपर का अमाउंट बढ़ते जाएगा, लिक्विड का अमाउंट घटते जाएगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वेपर का अमाउंट बढ़ रहा है, लिक्विड का अमाउंट घट रहा है, वेपर का अमाउंट बढ़ रहा है, लिक्विड का अमाउंट घट रहा है। इस पॉइंट के जैसे ही ऊपर आए, यानी वेपोरस कर्व के ऊपर में जैसे थोड़ा सा भी ऊपर गए, बताओ इस पॉइंट पर क्या है? लिक्विड है कि वेपर है? कंप्लीटली वेपर है, कंप्लीटली लिक्विड है? क्या है? कंप्लीटली वेपर है, ना? पूरा का पूरा, वेरी गुड, पूरा वेपर है। तो अगर पूरा वेपर है तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट वेपर में, ये जो कर्व वाला पॉइंट है, जिसको ए लिया, बी लिया, सी लिया, इसको हम डी कह देते हैं।
ये जो पॉइंट है ना कर्व पर, इसको बोल देते हैं ये पॉइंट है डी। तो डी पॉइंट पर ऑलमोस्ट लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में हो गया था, थोड़ा सा ही लिक्विड बचा हुआ था कि जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गए तो वो भी पूरा का पूरा वेपोराइज कर गया। तो डी के ऊपर में पूरा का पूरा वेपर है, और मान लो कि इसको बढ़ा करके इस पॉइंट को हमने ई कह दिया, ई पॉइंट। अगर उल्टा चले, आपसे पूछते हैं सब मुझे बताओगे, पॉइंट ई जो है बच्चे, पॉइंट ई पर बताओ क्या है, लिक्विड है कि वेपर है कि दोनों है? वेपर है सर। दोनों का, दोनों लिक्विड का, वेपर। ए और बी का दोनों का, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करें, पॉइंट ई से उल्टा चलते, उल्टा चलेंगे तो टेम्परेचर घटाओगे, ठंडा करोगे, टेम्परेचर और घटाया और घटाया और घटाया और डी पॉइंट तक पहुंचा, तो पूरा का पूरा डी के ऊपर में वेपर था। डी पॉइंट के पास आते के साथ ही अब लिक्विड भी है और वेपर भी है। तो बताओ कि डी पॉइंट पर मैक्सिमम क्या था, वेपर, और पहला ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड बना, यानी वेपर का कुछ पार्ट लिक्विड में कन्वर्जन हुआ डी पर, तो उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ओस की बूंद बनी। पूरा का पूरा वातावरण में गैस ही था और पत्ती पर यानी लीफ पर पहला ओस की बूंद बना। ऐसा ही बिल्कुल है, पूरा का पूरा वेपर था, ठंडा किए तो पहला ड्रॉपलेट लिक्विड का यहाँ पर वेपर से बनता है डी पर। अगर उल्टा चले तो डी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ड्यू का मतलब होता है ओस, है ना। इंटरेस्टिंग है, अभी बताएंगे एक बार और। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर उल्टा चले तो एट पॉइंट डी, यानी ऊपर से अब नीचे आ रहे हैं, हमने नाम रखा डी का मतलब ड्यू पॉइंट, बी का मतलब बबल पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड is formed from vapor। तो इसीलिए इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट, ओस बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो इतना चीज सीखना है इसमें। अब इधर जाते हैं, फटाक से इसको हम रिवाइज करवाते हैं। देखो, एक ग्राफ खींचा गया जिसमें कि एक्स एक्सिस पर कंपोजिशन था, किसका कंपोजिशन, लिक्विड फेज का भी और वेपर फेज का भी, यानी एक ही ग्राफ में दोनों का ग्राफ जो है प्लॉट किया गया है, और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन का जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था कुछ इस तरह से आया, जो कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, एक ऊपर से गुजरा एक नीचे से। तो इसमें एक लिक्विड में कंपोजिशन बताता है, एक वेपर में बताता है, यानी दो अलग अलग खींचा गया, एक वेपर के लिए अलग खींचा गया और लिक्विड के लिए अलग। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन वेपर का है? तो कॉमन सेंस कहता है कि हायर टेम्परेचर पर वेपर एग्जिस्ट करेगा। ऊपर में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऊपर वाला वेपोरस कर्व हो गया, नीचे वाला लिक्विडस कर्व हो गया। तो वेपोरस कर्व क्या बताता है, वेपर में कंपोजिशन बताता है। लिक्विडस कर्व क्या बताता है, लिक्विड में कंपोजिशन, यानी कि बताएगा कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कितना है। तो लिक्विडस कर्व के नीचे में पूरा का पूरा लिक्विड फेज है, वेपोरस कर्व के ऊपर में पूरा का पूरा वेपर फेज है, और वेपोरस कर्व और लिक्विडस कर्व के बीच में और कर्व पर लिक्विड भी है, वेपर भी है, और दोनों ही इक्विलिब्रियम में है। तो कोई भी एक पॉइंट जैसे हमने लिया, सी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट कहीं पर भी, यहाँ वहां कहीं पे भी हो सकता है, या तो वेपोरस कर्व पर, या तो लिक्विडस कर्व, या तो कर्व के बीच में। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो लिक्विडस कर्व को भी कट करेगा और वेपोरस कर्व को भी कट करेगा। जहां पर लिक्विडस कर्व को कट करेगा वहां पर मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में मिलेगा, और जहां पर वेपोरस कर्व को कट करेगा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में मिलेगा। तो कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ए, तो ए के करस्पॉन्डिंग कुछ कंपोजिशन होगा ना यहाँ पर, तो ए के करस्पॉन्डिंग कुछ कंपोजिशन रहा था, उस कंपोजिशन वाले सोल्यूशन का टेम्परेचर हमने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी कह रहे हैं, कि पहला ड्रॉपलेट जो बूंद है उसका कन्वर्जन गैस में, वेपर में होगा,
तो उसको बबल पॉइंट कह दिया। यानी हर एक कंपोजिशन के लिए बबल पॉइंट है। लिक्विडस कर्व का हर एक जो कर्व पर पॉइंट होगा ना, सब बबल पॉइंट है। बस उस कंपोजिशन के लिए हो जाएगा, इस कंपोजिशन के लिए हो जाएगा, सब बबल पॉइंट है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर का अमाउंट बढ़ते जाएगा, लिक्विड का अमाउंट घटते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा डीप पॉइंट के ऊपर में कि पूरा का पूरा वेपर होगा। तो डीप पॉइंट पर क्या हुआ, क्योंकि मैक्सिमम वेपर में कन्वर्जन हो चुका है और एक आध ड्रॉपलेट बचा हुआ है लिक्विड का, जो कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो भी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर उल्टा चले, यानी ई से डी की ओर आए, तो ई पर वेपर था, ठंडा किया ठंडा किया ठंडा किया, तो वेपर जैसे ही डी पर पहुंचा तो पहला ड्रॉपलेट लिक्विड का बना, मैक्सिमम वेपर ही रहा, लेकिन पहली बूंद ओस की बनी, ड्यू बना, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो ये सब ड्यू पॉइंट है, ये भी ड्यू पॉइंट है, ये भी ड्यू पॉइंट, अलग अलग कंपोजिशन के लिए ड्यू पॉइंट होगा, है कि नहीं, अलग अलग कंपोजिशन के लिए। तो ये हम लोगों ने सीखा, टाई लाइन वगैरह हर चीज सीखा। अब जरा मुझे बताओ कि ये जो लिक्विडस और वेपरस कर्व हमने बनाया है, कहीं पर भी लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन बराबर होगा क्या? एक्स से और वाई का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर बराबर होने वाला है क्या? सब देख करके बताओ। कोई मीटिंग पॉइंट है? नो सर। कोई मीटिंग पॉइंट है जहां पर कि एक्स और वाई का वैल्यू बराबर होगा? नहीं होगा। तो एक्स से और वाई का वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब कंपोजिशन लिक्विड में और वेपर में डिफरेंट है। अरे भाई डिफरेंट है तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसके लिक्विड कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन किसके लिए हमने ग्राफ बनाया है? दिस इज फॉर आइडियल सोल्यूशन। ये आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ है। तो आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ में लिक्विड और वेपर में कंपोजिशन सेम नहीं होने की वजह से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कहोगे सर यहाँ तो बराबर है, यहाँ तो बराबर है, यहाँ एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, एक जो एक्स 0 है वाई 0, यहाँ तो बराबर है। अरे भाई तो ये सोल्यूशन थोड़ी ना है, ये तो प्योर बी है, ये तो ऑलरेडी अलग है। और ये क्या है? प्योर ए है, तो ये ऑलरेडी अलग है। ये प्योर बी और प्योर ए, सोल्यूशन तो बीच में है ना, नोट करो। टीए नॉट और टीबी नॉट पे सिर्फ बबल पॉइंट और डी पॉइंट सेम ना हो जाएगा? हाँ क्या बोल रहे बेटा? टीबी नॉट और टीए नॉट, तो बबल पॉइंट और डी पॉइंट सेम हो जाएगा? हाँ हाँ सेम ही है, तो प्योर है ना। वो तो प्योर लिक्विड है, तो वो तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में भी वही होगा, वेपर में भी वही होगा, 100% होगा यार। 100% लिक्विड में भी यही है, 100% वेपर में भी यही है। तो सॉल्यूशन के लिए अलग अलग ना होगा मोल फ्रैक्शन। प्योर अगर सब्सटेंस तुम्हारे पास जैसे वाटर है, तो वाटर को वेपराइज करोगे, थोड़ा सा भी वेपर बना तो 100% वेपर है यार, उसी का पानी का ही। तो वेपर फेज में भी उसका मोल फ्रैक्शन वही होगा जो कि लिक्विड फेज में होगा, बस टेम्परेचर वही रहेगा। क्या होता है बॉइल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? एक बॉइलिंग पॉइंट जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को हीट दोगे ना, तो उसका इक्विलिब्रियम बस राइट में जाएगा, वेपर बनेगा, और हीट निकालोगे तो लेफ्ट में जाएगा, लिक्विड बनेगा। ऐसे होता है और क्या। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता, 100 डिग्री ही रहेगा।
हीट दोगे वेपर बनेगा, और हीट निकालोगे तो लिक्विड बनेगा। और जो भी वेपर बना प्योर है, जो भी लिक्विड बचा वो प्योर है, तो सेम होना ही होना है। नेक्स्ट पेज करिए। ये हो गया सबका बेटा? यस सर। नो सर। तो नोट कर लो पहले। देखो, कोई भी एक सोल्यूशन है, जैसे शुगर सोल्यूशन है, तो शुगर सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग कंपोजिशन के लिए अलग अलग होगा। लेकिन अगर सिर्फ शुगर है या सिर्फ वाटर है तो उसका तो बॉइलिंग टेम्परेचर फिक्स होगा ना। गिवन प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर यदि 1 एटमॉस्फेयर तो कांस्टेंट होगा, लेकिन सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर डिपेंड करेगा उसके कंपोजिशन पर, कि कितना मोल फ्रैक्शन उसमें शुगर का है, कितना मोल फ्रैक्शन उसमें वाटर का है। अगर दो अलग अलग लिक्विड है, इथेनॉल है, मिथेनॉल, ऐसा ही सोच सकते हैं। लेकिन प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग टेम्परेचर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी यदि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। ये नोट करो। सर वाई एक्सिस पे तो एक्स बी और मतलब कि सर लिक्विड कंपोजिशन और वेपर कंपोजिशन तो सर इक्वल है, तो वहां पे तो सर एफ डी वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे बेटा वाई एक्सिस पर किसका? अभी वही तो बता रहे थे, जो कि प्योर जो वाई एक्सिस की बात कर रहे हो ना। यहाँ यस देखो, सर। वापस यहाँ आ जा बच्चे। जैसे ये वाला पॉइंट कह रहे हो, यहाँ पर, यहाँ इसकी बात करो, जहाँ लिक्विड है उसकी बात करो। ये यस यहाँ पर ना, अरे तो यस कंपोजिशन सेम सर। होगा ना, सेम। वही तो उतना देर से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। ये प्योर बी है ना बच्चे। यहाँ पर है क्या? प्योर बी है। यहाँ पर बताओ मोल फ्रैक्शन बी का कितना है? 1 है। यस सर। तो बी का अगर 1 है तो इसका मतलब प्योर बी। ए तो है ही नहीं, तो सोल्यूशन नहीं ना हुआ। ये सोल्यूशन तो है ही नहीं, तो वो तो ऑलरेडी अलग है बच्चा। उसको क्या अलग करेगा? पानी है, प्योर वाटर है, तो उसको भी अलग करो, क्या अलग कर लेगा? वो तो ऑलरेडी अलग है ना। मान लो ये प्योर वाटर है, प्योर इथेनॉल है, तो यहाँ तो प्योर इथेनॉल है, यहाँ पर प्योर वाटर है, तो ऑलरेडी अलग है। तो ऑलरेडी अलग ही है, तो उसको थोड़ी ना सेपरेट करना है। बीच में ना सोल्यूशन है। ओके। हमको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। यस सर। यस। गुड। तो कोई प्योर सब्सटेंस अगर लिया है, प्योर लिक्विड लिया, तो सोल्यूशन नहीं ना है, तो ऑलरेडी सेपरेट ही है। बीच में सोल्यूशन है, उसको हमको सेपरेट करना है। कोई कंपोजिशन होना चाहिए, कुछ ए भी है और कुछ बी भी है। हो गया सर। सबका हो गया?
ठीक है। Yes, sir. नहीं हुआ सर, रुकिए। लिख लो बेटा। हो गया? जी सर। Yes, sir. ठीक है। तो भाई कुछ ऐसा भी सोल्यूशन होता होगा जिसका कि कंपोजिशन लिक्विड में और वेपर में डिफरेंट होता होगा कि नहीं? इसको तो एजियोट्रॉप कहते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग एजियोट्रॉप। इसको पहले लिख लोगे, द सोल्यूशन which has same composition in liquid and vapor phase cannot be completely separated into its liquid components such solution is called azeotrophs. सर ए एक्स होगा या ए जेड? है बेटा? सर ए एक्स ना होगा क्या एक्स होगा? सर एजियोट्रॉप में। एजियोट्रॉप मतलब तू हमको स्पेलिंग सिखा रहा है? सर हेडिंग आप लिए तो उसमें ए एक्स लिखा है। कहाँ एक्स लिखा है? हर जगह जेड लिखा है बच्चे। ए जेड कहाँ है? ए वाला नो सर, पिछले क्लास में। क्या लिखे थे स्पेलिंग? सर ए एक्स ई ओ टी आर ओ पी ई था सर। और कोई बच्चा बताओ जी, कोई एक्स लिखा हो तो इसके अलावा? नो सर, नो सर, देख रेड देख यार, ए देख जेड था। देख देख बच्चा, देखो यार बड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखो तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तो कह रहे हैं कि आलोक सर ऐसे नहीं लिखे थे। हम करोड़ों साल से जेडी लिखते आ रहे हैं और अगला करोड़ों साल तक जेडी लिखेंगे यार। नींद में भी उठेंगे तो जेडी लिखेंगे, है कि नहीं? हमको बीच रात में अगर कोई जगा दे और बोले कि सर चलिए लिक्विड सोल्यूशन पढ़ाना है एजियोट्रॉप, तो नींद में भी हमारा हाथ चलेगा ना, तो जेड ही चलेगा, जेड ही लिखाएगा, एक्स तो लिखाएगा नहीं। तो लिखने में गड़बड़ी किया होगा, देखने में, है ना? सॉरी सर, सॉरी सर। वेरी गुड, समझदार बच्चा है तुम। Such solution is called azeotrope. It is also called, पहले ये भी लिख लेते हैं,
कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अच्छा, इधर में जो राइट हैंड साइड में जो लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या? ये देखो मिक्सचर जो लिख रहा हूँ, यस सर। दिख रहा है? हाँ, यस। ठीक ठीक ठीक। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, it is formed by non ideal, लिखते जाओ साथ में सब, solution showing large deviation from ideal solution there are two types of azeotrope. A, maximum boiling azeotrope. B, minimum boiling azeotrope. इतना पहले लिख लो सब। हो गया सर। सबका हो गया? यस नो सर। ठीक है बेटा, नो सर। लिखो लिखो। हो गया बेटा सबका? यस सर। यस तो सर। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक सॉल्यूशन से उसके लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए लिक्विड में और वेपर में कंपोजिशन डिफरेंट होना चाहिए। यानी मोल फ्रैक्शन जो है लिक्विड का और वेपर का सेम नहीं बल्कि डिफरेंट होना चाहिए था, एक क्राइटेरिया था। कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिसमें कंपोजिशन लिक्विड में और वेपर में सेम हो जाता है, यानी XA का वैल्यू YA के बराबर हो जाता है और XB का वैल्यू YB के बराबर हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड इनटू इट्स लिक्विड कंपोनेंट्स बाय FD। किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बाय FD यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर में सेम ही हो जाता है और जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसके लिक्विड कंपोनेंट्स में अलग अलग नहीं कर सकते,
उसी को एजियोट्रॉप कहते हैं। एजियोट्रॉप को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? क्योंकि कंपोजिशन ही चेंज नहीं करता। देखो, मान लो कि कोई लिक्विड ए था और बी था, दोनों को हम लोगों ने मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार किया। ऊपर में वेपर बना, नीचे में लिक्विड फेज था। ये एक्स ए है और ये एक्स बी है, लिक्विड फेज। इसी तरह से वेपर में ए और बी जो बना, उसके वेपर फेज को हम लोग वाई ए और वाई बी कहते हैं। ये तो बढ़िया से आप लोग को लिखने आ ही गया। अभी कह रहा है कि एक्स ए का जो वैल्यू है वो वाई ए के बराबर है और एक्स बी का जो वैल्यू है वो वाई बी के बराबर, यानी मोल फ्रैक्शन दोनों जगह बराबर ही हो गया। यानी अगर हम बॉयल भी करें, डिस्टिल भी करें, वेपर में भी कन्वर्ट करें और फिर से वेपर को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, तो भी मोल फ्रैक्शन वही रह गया, ए का भी और बी का भी। अगर ये 0.2 था तो ऊपर में 0.2 ही रह गया, और बी का अगर 0.8 था तो ऊपर में भी 0.8 ही रह गया। यानी ना कोई अमीर हुआ ना कोई गरीब हुआ। अर्थात मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं करेगा तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, फिर से कंडेंस करके बॉयल करोगे ना इस सॉल्यूशन को, तो भी उसका बॉइलिंग टेम्परेचर सेम ही रहेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं किया है। बॉइलिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है कंपोजिशन पर। कंपोजिशन यदि सॉल्यूशन का चेंज ना करे तो बॉइलिंग टेम्परेचर सेम ही रह जाता है। इसीलिए इसको एजियोट्रॉप के साथ साथ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के नाम से भी पुकारते हैं। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहो या एजियोट्रॉप कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है और इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। कौन बनाता है? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसा वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन? पॉजिटिव वाला भी, निगेटिव वाला भी, लेकिन लार्ज डेविएशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेविएट होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन से। ऐसा सॉल्यूशन एजियोट्रॉप बनाता है। तो दो तरह के एजियोट्रॉप होते हैं, एक को कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरे को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं, है कि नहीं? तो मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो हम लोग समझते हैं। ए वाला है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, साथ में लिखते जाओगे। It is formed by non-ideal solution showing large negative deviation. Point C is azeotrope and its boiling point is maximum. For example, 68% equals 68% weight by weight, या by mass भी कहते हैं, weight by weight equals solution of HNO3। लिखते जाना है साथ में।
कभी भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। इवन एक्सटर्नल प्रेशर पर ही ना बॉइलिंग टेम्परेचर डिफाइन होता है। तो वही अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हो गया बेटा? Yes, sir. अब देखो क्या कहता है। दो तरह का एजियोट्रॉप है, एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है कि एजियोट्रॉप है तो एजियोट्रॉप है तो जहां पर एजियो जिस कंपोजिशन के लिए एजियोट्रॉप बनेगा उसको हम फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस एजियोट्रॉप का बॉइलिंग टेम्परेचर किसी भी कंपोजिशन के बॉइलिंग टेम्परेचर से मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, इसलिए नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कौन बनाता है? वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि लार्ज निगेटिव डेविएशन शो करता है। निगेटिव डेविएशन वाला में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब है कि बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो गया तो बाहर का प्रेशर के बराबर लाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए कह रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। इस एजियोट्रॉप का नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग। तो बनाता कौन है? याद रख लेना है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन वाला बनाता है, और जहां पर ये बनेगा उसका बॉइलिंग टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। जैसे ये देखो ग्राफ खींचा, एकदम वैसे ही है। आइडियल सॉल्यूशन वाला जो हम लोग ग्राफ खींचे थे ना, तो ऊपर से कंटिन्यूअस कर्व था, नीचे से कंटिन्यूअस कर्व था, और कहीं पर भी मीटिंग पॉइंट नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो, इस सी ऊपर वाला कर्व को क्या बोलते थे? वेपरस कर्व। नीचे वाला कर्व को लिक्विडस कर्व कर रहे थे। लेकिन एक पॉइंट पर वेपरस और लिक्विडस कर्व मैच कर गया, मीट कर रहा है। तो जहां मीट कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड में है और वेपर में है, दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इस कंपोजिशन के लिए, यहाँ कुछ कंपोजिशन होगा ना, मोल फ्रैक्शन होगा ना दोनों का, तो इस मोल फ्रैक्शन के लिए लिक्विड में और वेपर में कंपोजिशन बराबर हो गया। यानी यहाँ पर एक्स का वैल्यू किसके बराबर? वाई के बराबर हो गया। तो जहां पर ऐसा हुआ उसी पॉइंट, उस कंपोजिशन के लिए इसको हम कह दे एजियोट्रॉप बन गया। पॉइंट से ही एजियोट्रॉप यहाँ पर बन गया। तो अब इस एजियोट्रॉप को फर्दर हम उसके लिक्विड कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते, और इस पॉइंट सी जिसको एजियोट्रॉप कह रहे हैं उसका बॉइलिंग टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर 68%, 68% बाय मास, जिसको वेट बाय वेट कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन HNO3 का लेते हैं ना, तो यही वाला कंडीशन हो जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। नोट कर लो। कोई भी ग्राफ खींचेंगे तो उसमें एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हो गया? तो जैसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, अब इसी में देखो हम चेंज कुछ कर रहे हैं। ये मैक्सिमम के जगह पर हमने कर दिया इसको मिनिमम। निगेटिव थोड़ा सा हटा के पॉजिटिव करेंगे, ये पॉइंट सही रहेगा। इस मैक्सिमम के जगह पर मिनिमम कर देंगे।
ये एग्जाम्पल चेंज कर देंगे और ग्राफ को पूरा चेंज कर देते हैं। एकदम सिमेट्रिकल है, एक याद है तो दूसरा भी याद है, इसीलिए हम मिटा करके यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो सब ध्यान से, याद करने का तरीका भी होता है। दूसरा जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कौन बनाएगा? इट इज फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। एकदम उल्टा हो गया। अब पॉजिटिव डेविएशन वाला में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो उस केस में मॉलिक्यूल एक दूसरे को कम जोर से पकड़ेगा, तो वेपर ज्यादा, स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो वेपर ज्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो उसको बॉयल करने के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो पॉइंट सी जो होगा, जो एजियोट्रॉप जहां पर बनेगा, इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम। मैक्सिमम वाले का मैक्सिमम, मिनिमम वाले का मिनिमम। याद रखना है, ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वाला बनाता है। फॉर एग्जांपल 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 100 ml लें तो उसमें 95% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH, मतलब पानी 5 ml और 95 ml इथेनॉल लोगे ना, तो यही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन जाता है। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे से गुजरता है, यहाँ से शुरू किया, मिनिमम पॉइंट पर जाएगा और फिर ऐसे होता है। ये प्योर बी है, ये प्योर ए है। सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, मैक्सिमम वाला के ऊपर से गुजरा। ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी इज एजियोट्रॉप, जहां पर कि मोल फ्रैक्शन, ऊपर वाला कर्व कौन सा? वेपोरस, नीचे वाला लिक्विडस। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर लिक्विड फेज में और वेपर फेज में बराबर हो गया, तो यही एजियोट्रॉप। और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर मिनिमम होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर बी का और ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर ए का। यहाँ पर भी एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा। सर ये बार बार एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर अगर चेंज करता है तो एजियोट्रॉप का कंपोजिशन भी चेंज करता है। यही कंपोजिशन नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर भी चेंज करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन भी एजियोट्रॉप का चेंज करता है। नोट कर लो। सर अगर प्रेशर चेंज कर देंगे तो ये मिनिमम की जगह मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाने लगेगा क्या? नहीं 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 नहीं, प्रेशर चेंज करने से उसका क्या लेना देना है यार। प्रेशर चेंज करने से निगेटिव डेविएशन वाला जब भी रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम ही रहेगा। प्रेशर चेंज करने से थोड़ी, हाँ उसका बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज करेगा। प्रेशर, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? बॉइलिंग टेम्परेचर ये होता है जहां पर कि लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो चेंज करेगा, रहेगा मिनिमम ही, तो मिनिमम वाला वैल्यू खाली चेंज करेगा, है ना। मैक्सिमम वाला मैक्सिमम ही रहेगा, मैक्सिमम का वैल्यू चेंज करेगा। जैसे मैक्सिमम अगर 42 डिग्री था तो 42 हो सकता है, 43 हो जाए। ये नहीं कि मिनिमम मैक्सिमम में चेंज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। तो मिनिमम वाला मिनिमम ही रहेगा, मैक्सिमम वाला मैक्सिमम ही रहेगा। जैसे ये वाला था ना, यही वाला पॉइंट हो सकता है इधर खिसक जाए, ये जो पॉइंट था इधर खिसक, सी वाला पॉइंट यहाँ खिसक जाए या इधर खिसक जाए, तो वो होता है मिनिमम वाला मिनिमम, मैक्सिमम वाला मैक्सिमम ही रहेगा। ये मैक्सिमम वाला मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम वाला मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ पॉइंट हम लिख भी रहे थे, हाँ चल गया। लिख दे रहे हैं पॉइंट, उसको नोट कर लेना।
with change in external pressure, PEXT मतलब external pressure, composition of azeotrope changes। ये क्वेश्चन पूछता है या ऑप्शन देता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट याद रखना, विथ चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप चेंजेस। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्लास होगा मे बी लास्ट क्लास होगा, लगभग अगले क्लास में सिलेबस समाप्त हो जाएगा। हेनरीज लॉ पढ़ना है और कुछ थोड़ा सा थ्योरी रह गई, तो मेरे हिसाब से लास्ट क्लास होना चाहिए, वो खत्म हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन आपका। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा सर? इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा देते हैं आप लोग को। ओके सर। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर सरफेस केमिस्ट्री, तो 4 लेक्चर का होता है। थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग को लास्ट में पढ़ा देंगे। कहोगे तो थर्मोडायनेमिक्स का वो हमारा जो वीडियो बना हुआ है, लास्ट ईयर बनाए थे, वो हम दे भी सकते हैं, जो बच्चा अभी पढ़ना चाहता है उसके लिए। तो जो चाहेगा वो हमको मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, तो उसको हम लिंक भेज देंगे थर्मोडायनेमिक्स का, वो वहां से देख सकता है। हो गया सबका बेटा? यस सर। बंद किया जाए। सर हाँ बोलो। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो आप ही बनाइएगा, तो सॉलिड स्टेट भी आएगा। सॉलिड स्टेट सर कब? संडे को टेस्ट है, कब है? 1 तारीख को या 2 को? 1 को। अच्छा अच्छा, तो क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन तो पढ़ तो लिया, देने में दिक्कत है? कोई दिक्कत। जितना पढ़ लिया है दे सकते हैं, है ना? सॉलिड स्टेट भी आएगा सर। सॉलिड स्टेट क्या सिलेबस तुम लोग को दिया गया है कि नहीं दिया गया है? नहीं। अच्छा, अभी हम सिलेबस फॉरवर्ड करवा देते हैं, डिस्कस करके क्या सिलेबस आने वाला है, तो अकॉर्डिंगली उसी से रहेगा बेटा, है ना? अभी व्हाट्सएप हम कर देते हैं। यस ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।